हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम हिंदी भाषा विविध प्रयोग यानी कि BHDLA 135 के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं। ये जो आपका पेपर कोड है, इस पेपर कोड पे हमारे कुछ पुराने वीडियोस भी अवेलेबल हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। वीडियोस को कैसे फाइंड करना है, तो आप सिंपली आपको क्या करना है कि यूट्यूब पे आप लिख दीजिए BHDLA 135, आगे हमारे चैनल का नाम डाल देना स्कॉलरली माइंड्स, तो पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी और वहां से आप अपने टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हमारी वेबसाइट पे जाके आप आपका जो BHDLA 135 है ना, इसका गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो फॉर योर जून 2026 एग्जामिनेशन। गेस्ट पेपर के अंदर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी इश्यूज आते हैं तो आपको ये जो नंबर है हमारा, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज सकते हो, मेरी टीम आपको आगे रिप्लाई कर देगी। ठीक है। हिंदी भाषा विविध प्रयोग है इसका नाम। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो संचार के माध्यमों से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि संचार के माध्यमों में जिस हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है उस हिंदी भाषा के विविध रूपों पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है। तो संचार माध्यम क्या होते हैं? संचार माध्यम समाज के अंदर सूचना, ज्ञान, विचार, मनोरंजन के प्रसार का महत्वपूर्ण साधन है। संचार माध्यमों से क्या होता है? किसी भी समाज के अंदर कोई भी जानकारी, ज्ञान, विचार, ये सब पहुंचता है। तो वर्तमान समय में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र, विज्ञापन तथा अंतरजाल जैसे अनेक माध्यमों के द्वारा लोगों तक संदेश पहुंचाए जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि संदेश पहुंचाने के कई सारे माध्यम हैं, जिसमें आपका समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, ये सब आ जाता है। इन सभी माध्यमों में हिंदी का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक माध्यम की आवश्यकता और उद्देश्य के अनुसार हिंदी के स्वरूप में कुछ भिन्नता भी दिखाई देती है। तो जो भी हमारे माध्यम है, ठीक है, उन माध्यमों में हमें हिंदी का स्वरूप अलग अलग देखने के लिए मिलता है। जैसे कि पत्रिकाओं में अलग, दूरदर्शन पे अलग, विज्ञापन में अलग स्वरूप देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे उस हिंदी भाषा की जो समाचार पत्रों में प्रयोग की जाती है, जिसका यूज समाचार पत्रों में होता है। तो जनरली हम क्या देखते हैं कि वो हिंदी भाषा जो समाचार पत्रों में हमें देखने के लिए मिलती है वो काफी ज्यादा सरल और स्पष्ट होती है और तथ्यों से भरी हुई होती है। ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है कि जो पाठक हैं उन तक सही और शुद्ध समाचार पहुंचे। ऑब्वियसली समाचार पत्र एक बहुत ही ज्यादा रिलायबल सोर्स होता है कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि जो समाचार है वो हमारे पाठकों तक सही और शीघ्र पहुंचे। इसमें छोटे वाक्यों तथा सहज शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समाचार लेखन में भाषा अपेक्षाकृत औपचारिक और वस्तुनिष्ठ होती है। फिर हम उस हिंदी की बात करेंगे जो रेडियो में प्रयोग होती है, क्योंकि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, यानी कि उसे सुना जाता है, इसलिए इसकी भाषा बोलचाल के अधिक निकट होगी ऑब्वियसली। तो रेडियो की हिंदी में सरलता, स्पष्ट उच्चारण और मधुरता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब आपको स्पष्ट उच्चारण और मधुरता समाचार पत्र में तो देखने के लिए नहीं मिली ना, बल्कि इसमें क्या देखने के लिए मिला? स्पष्ट और तथ्यपूर्ण होनी चाहिए भाषा। इसमें होनी चाहिए उच्चारण आपका सही हो और आपकी जो मधुरता हो भाषा में, तो श्रोताओं को संदेश तुरंत समझ में आए, इसलिए कठिन शब्दों से बचा जाता है। फिर होती है आपकी दूरदर्शन की हिंदी। तो दूरदर्शन में ध्वनि और दृश्य दोनों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जिस हिंदी का प्रयोग होता है वो काफी ज्यादा आकर्षक, प्रभावशाली तथा संवादात्मक होती है। समाचार कार्यक्रमों में औपचारिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है, जबकि धारावाहिकों और मनोरंजन कार्यक्रमों में सामान्य बोलचाल की हिंदी का प्रयोग होता है। फिर चलचित्रों की हिंदी होती है। तो चलचित्र की हिंदी का स्वरूप सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। जैसे कि यहाँ भाषा पात्रों, स्थानों और परिस्थितियों के अनुसार ये बदलती है। कभी शुद्ध हिंदी, कभी लोक भाषा, कभी मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया जाता है, जिससे दर्शक पात्रों से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। फिर होती है आपकी विज्ञापनों की हिंदी, जो कि संक्षिप्त और आकर्षक और प्रभावकारी है। इसमें ऐसे शब्दों और वाक्यों का चयन किया जाता है
जो लोगों का ध्यान आकर्षित करे। तो क्योंकि ये विज्ञापन है और विज्ञापन का काम ही है आकर्षित करना, तो यहाँ पे जो हिंदी यूज होगी वो आकर्षक होगी। नारे, तुकबंदी और स्मरणीय वाक्य विज्ञापन हिंदी की प्रमुख विशेषता है। अंतरजाल और सामाजिक माध्यमों की हिंदी जो है, अंतरजाल और सामाजिक माध्यमों में हिंदी का हमें नया रूप देखने के लिए मिलता है। यहाँ भाषा अधिक अनौपचारिक, संक्षिप्त और त्वरित होती है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार सरल सरल शब्दों, स्थानीय बोलियों तथा नए शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस माध्यम ने हिंदी के प्रसार को और अधिक व्यापक बनाया है। इसके बाद लोक भाषाओं से जो प्रवाहित होती है, प्रभावित हिंदी होती है। संचार माध्यमों में कई बार क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियां होती हैं। कुछ ऐसे भी चैनल्स होते हैं जो क्षेत्रीय भाषा और बोली के होते हैं, तो इससे भाषा अधिक जीवंत लगती है और जन सामान्य के निकट लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं किसी एक रीजन की न्यूज को कवर कर रहे हैं तो हम वहाँ की लोक भाषा को बोलेंगे, ताकि वो लोगों को और ज्यादा मनोरंजन उनका करे और उनसे जुड़ाव महसूस करे। तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि संचार माध्यमों में हिंदी एक ही रूप में नहीं बल्कि अनेक रूपों में प्रयुक्त होती है। समाचार पत्रों की औपचारिक हिंदी, रेडियो की सरल, दूरदर्शन की प्रभावशाली है। चलचित्रों की जनभाषा और विज्ञापनों की आकर्षक हिंदी तथा अंतरजाल की आधुनिक, ये सभी हिंदी के विविध रूप हैं। इन रूपों ने हिंदी को अधिक समृद्ध, लोकप्रिय और जनसुलभ बना दिया है। अगला क्वेश्चन है, ललित कला से आप क्या समझते हैं? भारतीय ललित कला के विकास पर एक लघु निबंध आपको लिखना है। ललित कला क्या होती है? यह वह कला है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? उद्देश्य क्या है इसका? सौंदर्य, भावनाओं और रचनात्मकता की अभिव्यक्ति करना होता है। यह मनुष्य की कल्पना, संवेदना और सृजनशीलता को व्यक्त करती है। ललित कला के अंतर्गत क्या क्या आता है? ध्यान दीजिए, ललित कला के अंदर आता है चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत, नृत्य, नाट्य कला, ये सब। ललित कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह किसी समाज की संस्कृति, वहाँ की परंपरा और जीवन मूल्यों का भी परिचय कराती है। भारत में ललित कला की परंपरा अत्यंत प्राचीन और समृद्ध रही है। ललित कला का अर्थ क्या होता है? ललित शब्द का मतलब होता है सुंदर, मनोहर और आकर्षक। अतः ललित कला वह कला है जो सौंदर्य की अनुभूति कराए, यानी कि जिसको देखकर आपको सौंदर्य की अनुभूति हो, आपके मन के अंदर आनंद को प्रदान करे। इन कलाओं के माध्यम से कलाकार अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को अभिव्यक्त करता है। ललित कला मानव जीवन को अधिक सुंदर, संवेदनशील और सांस्कृतिक बनाती है। भारतीय ललित कला का विकास कब से और कैसे हुआ, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा प्राचीन काल में। तो भारतीय ललित कला का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। जो काल है वो है प्रागैतिहासिक काल। यहाँ पे हमें गुफाओं में चित्र मिलते हैं, जो प्रमाण है कि मानव ने बहुत पहले से ही कला का विकास कर लिया था। जब हमें गुफाओं में चित्र मिलते हैं पुराने समय के, तो वो किस चीज का प्रमाण देते हैं? वो प्रमाण देते हैं कि मनुष्य जो कला से जुड़ा हुआ है प्राचीन काल से। बाद में सिंधु सभ्यता में हमें मूर्ति कला, मिट्टी के बर्तन, स्थापत्य कला, इन सभी का विकास होता दिखता है। तो मौर्य और गुप्त कला में कला ने विशेष उन्नति प्राप्त की। इस समय अनेक सुंदर मूर्तियां, स्तूप और मंदिर बनाए गए थे। तो हमने सबसे पहले किसके बारे में बता दिया? अपने प्राचीन काल के बारे में बता दिया है। अब हम बताएंगे ललित कला के मध्यकाल में क्या होता है। तो मध्यकाल में भारतीय कला को नए आयाम मिल जाते हैं। मंदिर, वास्तुकला, भित्ति चित्र, इन सब का भारी मात्रा में विकास होता है। तो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, आपके खजुराहो की मूर्तियां, विभिन्न राजवंशों द्वारा निर्मित कलाकृतियां भारतीय कला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। इस काल में संगीत और नृत्य भी अत्यधिक विकसित होते हुए दिखते हैं। तो दूसरा आपका मध्यकाल हो जाता है। फिर मुगल काल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ललित कला ने दोस्तों नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया था। ठीक है, जो आपके मुगल लीडर्स थे वो काफी कुछ चीजों को सपोर्ट करते थे। ठीक है, जो कला वगैरह थी इस सबको वो काफी सपोर्ट किया करते थे, लोगों को पैटर्नेज देना, इन सब पे उनका भारी वो रहता था। भारत और विदेश की जो कला शैली के मेल से एक नई कला का भी यहाँ पे विकास हुआ था। ठीक है, देन आपका अब आ जाता है आधुनिक काल। आधुनिक काल पे चलेंगे तो ब्रिटिश शासन के समय कला के जो विभिन्न संस्थान है ना, उनकी स्थापना की गई थी। ओके,
जिसमें आप देखते हो कि आज के समय की जो चित्रकला और मूर्ति कला है उसको काफी बढ़ावा मिलता है। उसके अलावा अनेक भारतीय कलाकारों ने पारंपरिक और आधुनिक शैलियों का समन्वय करके नई कला धारा भी विकसित की है। स्वतंत्रता के बाद भी ये चीजें चलती रही थी। स्वतंत्रता के बाद भारत में कला अकेडमीज, सांस्कृतिक संस्थाएं, इन सभी की स्थापना होती है, जिससे कि ललित कला के संरक्षण और विकास को प्रोत्साहन मिलता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आज के समय में जो ललित कला है उसका क्या स्टेटस है। ठीक है, तो आज भारतीय ललित कला विश्व भर में अपनी पहचान बना चुकी है। आधुनिक कलाकार नई तकनीकों और विचारों का प्रयोग करते हुए भारतीय संस्कृति को नए रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज हमें प्रदर्शनियां, संग्रहालय, कला संस्थान में ये सब देखने के लिए मिलता है। तो काफी आसान क्वेश्चन था जिसमें हमने इसके प्राचीन से लेकर आधुनिक काल के बारे में बात की। निष्कर्षतः हम क्या कहेंगे कि जो ललित कला है वो मानव जीवन की सौंदर्य चेतना की अभिव्यक्ति है। भारतीय ललित कला का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। प्राचीन गुफा चित्रों से लेकर आधुनिक कला तक इसका निरंतर विकास भी हुआ है। तो भारतीय ललित कला ने न केवल देश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाया, बल्कि विश्व कला जगत में भी भारत को एक विशिष्ट स्थान दिलाया है। तो प्राचीन गुफा से लेकर आधुनिक कला समझ गए आप लोग, और देश को समृद्ध बनाया और विश्व में भी भारत को एक विशिष्ट स्थान दिलाया है। इसलिए ललित कला का संरक्षण और संवर्धन हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अगले क्वेश्चन में आपको प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या आशय है उसके विविध रूप आपको बताने होंगे। तो प्रयोजन मूलक हिंदी हिंदी का वो रूप है जिसका प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपके प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। यह साहित्यिक आनंद के लिए नहीं बल्कि प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, व्यापार, पत्रकारिता तथा अन्य व्यवहारिक कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती है। साहित्यिक आनंद के लिए नहीं की जाती। ध्यान दीजिएगा कि साहित्य में प्रयोग होने वाली हिंदी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे उस हिंदी की बात हो रही है जो प्रशासन में, ठीक है, आपके शिक्षा में, आपका विज्ञान, व्यापार में जो यूज हो रही है, पत्रकारिता में जो यूज हो रही है, वो सारी की सारी आपकी प्रयोजन मूलक हिंदी है। इसे कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी की अपनी विशिष्ट शब्दावली, शैली और अभिव्यक्ति होती है जो अलग अलग क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होती है। सबसे पहले आपकी कार्यालयी हिंदी आती है। जो कार्यालय हैं वहां पे सरकारी प्रशासनिक कार्यों के लिए इस हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसमें भाषा स्पष्ट, संक्षिप्त और औपचारिक होती है। कार्यालय आदेश जारी होता है, आवेदन पत्र प्रस्तुत करना, सूचना भेजना, ये सब आ जाएगा। फिर व्यावसायिक और वाणिज्यिक हो जाएगी, जो कि दोस्तों आपके व्यापार में, उद्योग में, बैंकिंग में, यहाँ सब जगह यूज होती है। और इसकी शब्दावली थोड़ी सी आपको आर्थिक देखने के लिए मिलेगी, यानी कि इसमें लाभ हानि का विवरण, माल का निर्यात आयात, बैंक खाता, ऋण स्वीकृति, ये सब हम देखते हैं। फिर आपकी वैज्ञानिक और तकनीकी है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी को वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी कहा जाता है। इसमें विषय विशेष के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि उपग्रह, ऊर्जा संरक्षण, मतलब जो प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए शब्द हैं, तकनीक से जुड़े हुए शब्द हैं, वो एज इट इज इसमें ले लिए जाते हैं। फिर आपकी पत्रकारिता और जनसंचार की हो जाती है। सरकार की नई योजनाओं की घोषणा, वर्षा के बारे में, खेल के बारे में, तो वो सब आपकी पत्रकारिता की है। फिर विधिक हिंदी जो न्यायालय, कानून, कानूनी दस्तावेजों में यूज होती है। याचिका दायर करना, न्यायालय ने निर्णय सुनाया, अधिनियम लागू किया, तो वो आपकी विधिक है। शैक्षिक हिंदी जो पढ़ाई में यूज होती है, परीक्षा के परिणामों में यूज होती है। तो निष्कर्षतः प्रयोजन मूलक हिंदी हिंदी भाषा का एक व्यवहारिक रूप है जो विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित हुआ है। तो जो भी हमारे अलग अलग क्षेत्र है ना, उन सभी की जो आवश्यकताएं रही हैं, उन आवश्यकताओं के अनुसार ये विकसित हुआ। कार्यालयी हिंदी, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, ये सारे के सारे इसमें प्रमुख है। और ये सभी रूप समाज, प्रशासन, शिक्षा और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। तो हिंदी जो है ओवरऑल एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आधुनिक युग में प्रयोजन मूलक हिंदी का महत्व निरंतर बढ़ रहा है और यह राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इसके बाद जो है आपका अगला आ जाएगा, जिसमें आप सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी भाषा के प्रयोग के बारे में बात करेंगे। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं आप उन्हें ज़रूर देखना, ताकि आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर हो जाएं। और गेस्ट पेपर्स आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, नहीं तो आपके जो दूसरे पेपर कोड्स हैं बाकी के, आप उनके लिए कर सकते हो। ठीक है। वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। कंप्यूटर, अंतरजाल, मोबाइल और ये जो सामाजिक माध्यम है, इन सभी ने मानव जीवन को अत्यंत सरल बनाया है। पहले सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता था, बट अब हिंदी का प्रयोग होने लग गया। आज अनेक सरकारी निजी संस्थाएं हिंदी में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग होने से सामान्य नागरिक भी तकनीकी सेवाओं का लाभ आसानी से उठा पा रहा है। जो भी सामान्य नागरिक है वो तकनीकी सेवाओं का लाभ आसानी से उठा पा रहे हैं। और सरकारी पोर्टल, मोबाइल अनुप्रयोग, ऑनलाइन शिक्षा, उस सब के बारे में भी हम देखते हैं कि वहां पर भी हिंदी का प्रयोग होता है। और जो आपका अनेक वेबसाइट्स वगैरह हैं, और वहां पे आप देखते हो कि अब हिंदी यूज होती है। सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के प्रमुख उपयोगों की हम बात करेंगे तो कंप्यूटर संचालन में, अंतरजाल में हो रहा है, मोबाइल में हो रहा है। तो आज कंप्यूटर में हिंदी, आज के समय में हम क्या देखते हैं कि कंप्यूटर में हिंदी के लेखन, संपादन और मुद्रण की सुविधा है। तो हिंदी कुंजी पटल और देवनागरी लिपि के माध्यम से उपयोगकर्ता आसानी से कार्य कर पाते हैं। समाचार, शिक्षा, मनोरंजन में हिंदी है। अनेक वेबसाइटें हैं जो उपलब्ध हैं। मोबाइल फोन में हिंदी है। संदेश, सामाजिक माध्यम, ऑनलाइन भुगतान, हर जगह आप हिंदी को देख पाते हो। तो सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के विभिन्न उपयोग हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है। अनुवाद और वाणी की पहचान भी है। तो आधुनिक तकनीक के माध्यम से हिंदी में वाणी को पाठ में बदले तथा एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की सुविधा भी विकसित की गई है। तो अनुवाद से काफी मतलब हेल्प मिल जाती है। तो हिंदी के प्रयोग से क्या क्या लाभ होते हैं? तकनीकी ज्ञान आम जनता तक पहुंचता है, जनता डिजिटल सेवाओं का यूज कर पाती है, विकास और प्रसार हो रहा है, गांव तक ये टेक्नोलॉजी पहुंच रही है, ई शासन ऑनलाइन सेवा में हेल्प होती है। तो निष्कर्षतः सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। आज कंप्यूटर, अंतरजाल, मोबाइल, ई शासन, अनुवाद प्रणाली, वाणी पहचान जैसी तकनीकों में हिंदी का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। हिंदी के प्रयोग से तकनीक अधिक जनसुलभ और प्रभावी बनी है। भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ हिंदी की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। तो भविष्य में जो हिंदी है वो और भी ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। सो डिस्क्रिप्शन में जो भी हमारे लिंक्स गिवन है, आप उन लिंक्स को जरूर फॉलो किया करो, ताकि आपको जो फ्यूचर अपडेट्स हैं वो मिलती रहे।